हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख तौसिफ और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्निंग 24 पर। आज के इस वीडियो में हम प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 को दो की जो उत्पत्ति होती है, जो प्रूफ होता है, उसको अच्छे से समझेंगे। ये प्रमेय हमको याद रखना है क्योंकि यही वाला प्रमेय जो है हमारे क्वेश्चंस में यूज होगा और इसके प्रूफ के लिए हमारे पास में 4-5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आता ही है। ठीक है, तो चलो इसको शुरू करते हैं, इसके बाद में प्रमेय 6.2 करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं ध्यान से, फिर मैं बताता हूँ कि इसमें हम करने क्या वाले हैं। तो प्रमेय कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, प्रतिच्छेद मतलब काटना, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। ठीक है, तो ये अन्य दो भुजाएं जो अन्य दो भुजाएं जो है ये वाली एक ही अनुपात में विभाजित होगी। ठीक है, फिर से हम अच्छे से समझा देता हूँ इसको क्या कह रहा है। जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है, इस वाली लाइन को भी भूल जाओ, ये एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी। ठीक है, अब एक रेखा यदि मैं ऐसी खींचूं जो इस वाली रेखा के समांतर हो, ठीक है, इस वाली रेखा के समांतर हो, ठीक, खींच ली, जो कि अन्य दो भुजाएं जो है इनको समान मतलब इनको जो है अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। तो कैसे काटेगी? ये वाली भुजाओं का जो अनुपात है ये वाली भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, मतलब देखो क्या कहना चाह रहा है, दिया हमें क्या है और हम करने क्या वाले हैं, मैं अभी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर हमें दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी। ठीक है, त्रिभुज एबीसी, और इसमें हमें जो ये रेखा दी गई है डीई और बीसी, ये आपस में समांतर है क्योंकि समांतर भुजाओं की हम बात कर रहे हैं। किसी एक भुजा के समांतर हमको रेखा खींचना है, तो हमने बीसी के समांतर रेखा यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, और बीसी समांतर डीई है। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध हमको क्या करना है, या ज्ञात हमको क्या करना है, ज्ञात नहीं करना है, सिद्ध ही करना है। सिद्ध क्या करना है हमको, ये जो ये वाली रेखाओं का जो मतलब जैसे रेखा ये काट रही है, ठीक है, तो एडी और एडी अपॉन बीडी जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, एई अपॉन ईसी, इनका जो अनुपात है बराबर होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एडी अपॉन बीडी लिख दो या फिर डीबी लिख दो, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर किसके होगा, एई अपॉन ईसी के। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। तो इसमें इसको सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालने पड़ेंगे। एरिया का मतलब क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको यहाँ पर करना पड़ेगा रचना। ठीक है, अब रचना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये प्रमेय से प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, इसीलिए हम रचना कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली रचना और दूसरी रचना हमको क्या करना है, एडी और एई पे एक एक लंब खींचना है, जो कि जो लंब होगा वो एडी वाला लंब ई से मिलेगा और एई वाला लंब जो है वो डी से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कर दो रचना। ठीक है, लंब यदि हम जब भी करते हैं तो ये जो होता है ये वाला कोण मतलब कि होता है 90 डिग्री का, और ये वाला भी 90 डिग्री का। ठीक है, ये लाइनें एकदम भले सीधी ना दिख रहा हो पर ये लंब डला हुआ है। ठीक है, ठीक है सर, तो यहाँ हम लिख देंगे, हमने जो भी रचना की है वो हमको यहाँ पर लिखना पड़ता है। इसको हम नाम दे देते हैं एम और इसको दे देते हैं एन। ठीक है सर, यहाँ पर हम लिख देंगे रचना। कौन रचना, मतलब क्या रचना की है हम लोगों ने। ठीक है, देखो हमने किया है सबसे पहले डी से सी को मिला दिया है और बी से ई को मिलाया है। ठीक है, तो यहां पर लिखो पहला डी सी, और डी सी नहीं, डी से सी, डी से सी और ई से डी को मिलाया है। ठीक है, यहाँ पर मुझे थोड़ा छोटा लिखना होगा ताकि आगे भी समा सके। ठीक है, पहली रचना हमने ये की, और दूसरी वाली क्या की है हमने रचना, दूसरी वाली ये की है हमने, जो एडी पे जो हमने किया है एम ई लंब डाला है। ठीक है, और ए ई पर हमने एन डी डाला है। ठीक है, या डी एन डाला है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो ए डी लंब एम ई और
ए ई लंब एन डी खींचे। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब हमको करना है उपपत्ति या फिर हल। उपपत्ति या फिर हल, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इसमें हम एरिया लेंगे यानी कि क्षेत्रफल लेंगे और उससे प्रूव करेंगे। ठीक है, यदि मान लो जब भी मैं किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल लेता हूँ, मान लो ये कोई त्रिभुज है मेरा ABC, ठीक है, इसका यदि मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो आधार चाहिए और एक ऊंचाई चाहिए। तो ऊंचाई क्या होती है, ये तो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी, ये भी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। ये जो लंब होता है ना बेस के ऊपर, मतलब ये अपने आधार के ऊपर जो भी ये लंब होता है, ये इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, तो ऊंचाई यदि यहाँ पर जो भी लंब होगा 90 डिग्री वाला, तो ये AM इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और जिस पर लंब होगा मतलब कि BC पर, तो ये हो जाएगा इसका बेस, बेस मतलब आधार। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आधार और ये हो जाएगी ऊंचाई। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए हमको ये चीजें काम में आती, क्योंकि एरिया का सूत्र होता है या फिर क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुणित ऊंचाई। ये हम जानते हैं। ठीक है, तो आधार ऊंचाई। ठीक ठीक है सर, उसको याद रखना। अब हमें सबसे पहले दे दिया गया है DE समांतर BC है। ठीक है, ये हमें पता है। त्रिभुज भी हमें यहाँ पर पता है। तो सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज लेंगे यहाँ पर हम ADE। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है देखते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूं यहाँ पर, 1/2 गुना आधार। अब पहले एक बार मैं ये वाले लंब से सॉल्व करूंगा ME से, फिर दूसरी बार में जब मैं करूंगा एक और, तो ये AE से करूंगा। अभी पहला दूसरा छोड़ दो, अभी हम इस वाले लंब से सॉल्व कर रहे हैं, मतलब ये वाली ऊंचाई लेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर ये है, मतलब कि 90 डिग्री का कोण ये है, लंब क्या है ये है। ठीक है, क्या है ME है। ठीक, तो मैं भी इसको ले रहा हूँ, तो 1/2 गुना आधार, और जिस पर ये लंब होता है वही हमारा आधार होता है, तो ये AD हो जाएगा आधार। ये मैंने किया AD गुना ऊंचाई क्या है हमारी ME। ठीक है, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब अब कौन से त्रिभुज में बात करें हम लोग, अब हम बात करेंगे त्रिभुज DEB में। ठीक, DEB में त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, यदि मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, इसका आधार चाहिए और इसी की ऊंचाई चाहिए। तो जैसे कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसको मैं ब्लैक पेन से ये कर देता हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो इसी को यदि मैं आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा सा और ये देखता हूँ इसको ME को, ठीक है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये ME इसका भी लंब बन सकता है, इसकी भी ऊंचाई कितनी है ME ही है। यदि मैं इसको यहाँ पर देखता हूँ ऐसे बढ़ाकर, तो मुझे पता चलता है कि इसकी ऊंचाई भी मतलब परपेंडिकुलर चाहिए हमको, फिर यहाँ से अलग से हम लंब तो नहीं डालेंगे ना, तो ये वाली ऊंचाई हमारी इसके काम में आ जाएगी। ठीक है, और किस वाली भुजा पर ये परपेंडिकुलर है या फिर किस वाली भुजा पर ये लंब है, तो ये BD वाली भुजा पर है। ठीक है, तो BD वाली भुजा पर है, तो BD हमारा हो जाएगा क्या, आधार हो जाएगा। 1/2 गुना आधार हो जाएगा हमारा BD गुना ऊंचाई क्या हो जाएगी हमारी, देखो यहाँ पर ऊंचाई हम इसकी बात कर रहे हैं तो ME। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दो। ठीक है, समीकरण 1/2 या 1/2 कर दो, भाग दे दो, सीधे मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अब मैं इसको यदि ऐसा लिखूंगा तो ये कैसा हो जाएगा, त्रिभुज, इसको ऐसा लिखते हैं हम, इतना लंबा लिखने की जगह से मतलब समझ जाना तुम लोग, ऐसे ही लिखते हुए जो क्षेत्रफल है हमारा ये त्रिभुज ADE का है, बटे में किसका लिख रहे हैं हम DEB या BDE, कैसे भी करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें 1/2 गुना AD गुना ME। ठीक है, इसके बटे में क्या है DEB में 1/2 गुना BD गुना ME। अब यहाँ पर सेम सेम वाला कट जाएगा, तो ये और ये आपस में कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या, यहीं पर लिख देता हूँ AD बटा BD। ठीक है, अब यदि तुम इसको ध्यान से देखो तो हमारा एक साइड का ये आ चुका है।
ठीक है, इसीलिए हमने इतना ये लंब और ये सारी चीज़ें की। ठीक है, एक साइड का आ गया, अब हमको दूसरी साइड का लाना है। ठीक है, तो अब हम दूसरी साइड के लिए करते हैं। अब जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, तुमको यदि याद होगा, तो मैं एक बार इस वाले लंब से सॉल्व करूंगा और एक बार किससे करूंगा, इस वाले से करूंगा। किससे, इस वाले से। एक बार एम ई से, एक बार एन डी से। ठीक है, मैंने यही कहा था। ठीक है, अब हम इधर ब्लैक पेन से सॉल्व कर देते हैं। तो अब हम बात करेंगे किसमें किसमें, फिर से त्रिभुज ए डी ई में बात करेंगे। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ये हम ऐसा नहीं करते, हम लोग बार बार वैसा नहीं लिखते, हम लिख देते हैं यहाँ पर इसी प्रकार। बार बार हम वही वही लिखेंगे तो ये जमेगा नहीं। ठीक है, तो क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज कितना, कौन सा, ए डी ई, ए डी ई के बटे में किस त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करेंगे हम लोग। हमने पहले क्या लिया था, बी डी ई, अब हम क्या ले लेंगे, डी ई सी। ठीक है, हाँ, टी ई सी, तो डी ई और ये सी बराबर। अब इसमें हमको ध्यान देना है कि कौन सी भुजा है, कौन सा लंब है। हम इसमें 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई कर रहे थे, तो 1/2 गुना आधार कौन सा, तो इससे पहले देखो कि लंब कौन सा, ये है एन डी, तो आधार कौन सा, ये वाला हो जाएगा, तो ये ए ई गुना एन डी। अब इसी के बटे में जब मैं ये वाला त्रिभुज ले रहा हूं, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला त्रिभुज जब मैं ले रहा हूं, तो इसके लिए यदि मैं इसकी भुजा को आगे बढ़ाता हूं, तो इसके लिए ऊंचाई मेरी कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी एन डी। तो 1/2, और यदि एन डी ऊंचाई हो रही है तो मेरा बेस क्या हो जाएगा, मतलब आधार क्या हो जाएगा, ईसी हो जाएगा, तो गुना ईसी गुना एन डी। ठीक है, ये एन डी से ये एन डी गया और इससे ये, तो क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज ए डी ई अपॉन त्रिभुज डी ई सी बराबर ए ई अपॉन में ई सी। अब देखो, ये भी आ गया है हमारा और ये भी आ गया है, इसको यहाँ पर समीकरण 3 नाम दे दो और इसको दे दो समीकरण 4। अब यदि हम 3 और 4 को बराबर सिद्ध कर दे तो हमारा ये सिद्ध हो जाएगा। तो इसको किस तरीके से करना है, देखो यहाँ पर एक क्षेत्रफल होता है जो त्रिभुज डी ई बी और त्रिभुज डी ई सी है। ठीक है, ये जो है दो समांतर रेखा के बीच में स्थित है। कौन सी है, डीई और बीसी, दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, और इनका जो आधार है, जो बेस है, ये डीई ही है। क्या है, डीई है, मतलब दोनों का सेम ही है। तो ये इन दोनों के जो एरिया है, इन दोनों का जो क्षेत्रफल है, वो बराबर होगा। ठीक है, यहां पर हम लिख देंगे क्या लिखा है हमने, त्रिभुज डीई बी और डीई सी, डीई बी और डीई सी जो है एक ही आधार डीई, दोनों का देखो डीई इसमें भी है, डीई इसमें भी है, आधार सेम ही आ रहा है। ठीक है, और समांतर रेखा डीई और बीसी के बीच में स्थित है या मध्य में स्थित है, तो इन दोनों के जो क्षेत्रफल है वो बराबर होंगे। इसीलिए क्षेत्रफल जो होंगे इनके बराबर होंगे। कैसे लिख सकते हैं हम, क्षेत्रफल किसका, डीई बी का बराबर होगा क्षेत्रफल किसका, डीई सी का। ठीक, तो अब इस हिसाब से क्या कर सकते हैं हम, डीई बी बराबर डीई सी है, मतलब कि यदि यहाँ पर डीई सी लिखा है तो मैं इसको डीई बी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो लिख देते हैं हम। इसीलिए समीकरण 4 में त्रिभुज ए डी ई के बटे में त्रिभुज क्या लिखा हुआ है, डीई सी, लेकिन मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डीई बी, क्योंकि आपस में ये दोनों बराबर है। त्रिभुज डीई बी, ये क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, बराबर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ए ई अपॉन ई सी। इसको दे दो समीकरण 5। अब यहाँ ध्यान से देखो, ए डी ई, ए डी ई, डी ई बी, डी ई बी, इस साइड के जो दोनों है ये आपस में बराबर है, ये वाले आपस में बराबर है। अब यदि ये वाले आपस में बराबर है तो इसके इधर जो लिखा है ये भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, होंगे ना, यदि इधर वाले बराबर है तो इधर वाले भी बराबर होंगे, इस साइड वाले बराबर, उस साइड वाले भी बराबर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण, ये कौन सा है, 3 और 5, 3 एवं 5 से क्या हो जाएगा,
AD बटा BD, यहाँ लिखा है ना AD बटा BD, जो बराबर होगा किसके बराबर होगा, AE बटा EC के। तो यहाँ लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, HP, या फिर लिख सकते हैं हिंदी वाले लोग सिद्ध हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, और नहीं समझ में आए तो रिवाइज करके देख लो एक बार फिर से। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। हमको रचना में ये करना है कि इस पर एक लंब खींचना है और इस पर एक लंब खींचना है, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको 2 बार निकालना है। कैसे निकालना है, एक बार ये वाला लंब लेके और एक बार ये वाला, ठीक है। और इसमें हमको इससे इसको मिला देना है, इससे इसको मिलाना है, एक बार ये त्रिभुज लेना है, एक बार ये त्रिभुज लेना है। जब ये वाला त्रिभुज लेंगे तो लंब हमारा ये होगा, मतलब कि ऊंचाई ये होगी, और जब ये वाला त्रिभुज लेंगे तो लंब ये होगा तो ऊंचाई ये वाली होगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर देना है। फिर ये वाला जो है इसको ध्यान रखना है हमको, क्योंकि ये ही इंपॉर्टेंट है, ये ही इसको और इसको लिंक कर रहा है, इसको और इसको जोड़ रहा है। ठीक है, इसी हिसाब से हम यहाँ पर ये लिखकर बता देंगे कि ये दोनों आपस में बराबर है। तो इसको हम फिर DEB से रिप्लेस कर देंगे, तो इससे प्रूव हो जाएगा 3 और 5 से कि ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना है, तो इसको नोट कर लो। अब हम प्रमेय 6.2 को करते हैं। तो प्रमेय 6.2 को सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। देखो ये कह रहा है हमें, यदि एक रेखा त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, ये प्रमेय जो है, थेल्स प्रमेय जो था हमारा प्रमेय 6.1, उसके अपोजिट है, मतलब विपरीत है। थेल्स प्रमेय का विपरीत प्रमेय है। कैसे, उसमें हमने क्या सिद्ध किया था कि यदि ये रेखा समांतर है तो ये इनका अनुपात आपस में बराबर होगा। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि यदि ये इसकी दोनों भुजाओं का जो अनुपात है विभाजित करने के बाद में यदि समान है तो सिद्ध करो कि ये दोनों समांतर है। ठीक, तो इसमें भी हमको एक रचना करनी होगी। ठीक है, लेकिन इससे पहले लिख लेते हैं हम हमें दिया क्या हुआ है और सिद्ध क्या करना है। तो यहां हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें, यदि एक रेखा, मतलब ये जो रेखा है भुजाओं को 2 समान अनुपात में विभाजित कर रही है। ठीक है, तो ये दो, इनका जो अनुपात है ये है हमारे पास में समान, यानी AD बटा BD या फिर DB, AD बटा BD जो है वो किसके बराबर है, AE बटा EC, इसको DB लिख लो, AE बटा EC के बराबर, ये हमें दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया हुआ है। और लिख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज भी तो दिया हुआ है हमें, त्रिभुज ABC। ठीक, ये दिया हुआ है, और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें ये करना है कि जो DE है ये BC के समांतर है। तो यहाँ पर लिख दो DE समांतर है BC। ठीक, अब हमें यहाँ पर करना है रचना। ठीक है, रचना हमें क्या करनी है, हमें एक ऐसी रेखा खींचनी है। हमें ये तो नहीं पता है कि ये और ये पैरेलल है, मतलब कि समांतर है, क्योंकि यही हमें सिद्ध करना है, हमें पता नहीं है पहले से। तो हम इसके समांतर एक रेखा खींच रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमने एक रेखा खींची और इसका नाम दे दिया F। ठीक है, ये पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया, F दे दिया। अब यदि हम, भले ये दिख नहीं रही है समांतर, ठीक है, अभी आगे समझ जाओगे आप। यदि मैं कह रहा हूं कि ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर है, ठीक है, रचना क्या कर रहे हैं हम, BC के समांतर एक रेखा DF, कौन सी, DF खींची। अभी दिखाई नहीं दे रही है वो समांतर, बट अभी इसको याद रखो, DF हमने इसके समांतर खींची है। तो इस रचना से हमको क्या पता चल रहा है कि जो ये BC है ये DF के समांतर है। ठीक है, इस बात को हमको ध्यान रखना है। अब देखो, अब क्या करेंगे हम, अब यदि BC समांतर DF है, BC DF आपस में समांतर है, तो प्रमेय 6.1 से या फिर थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहती है, यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा है जो किसी एक त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर हो, ठीक है, एक भुजा के समांतर हो, और अन्य 2 भुजाओं को ऐसे काटती, मतलब यदि अन्य 2 भुजाओं को काटती है तो इसका जो 2 भुजाएं हैं जो कट रही है उनका अनुपात जो है वो समान होता है। ठीक है, तो हम जो मान रहे हैं यहाँ पर
BC समांतर DF है, BC समांतर DF है, समांतर रेखा है, त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर है, तो जो इन दोनों को ये पॉइंट को काट रही है तो ये दोनों रेखाओं का जो अनुपात है वो समान होगा। मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, AD अपॉन DB, ये जो बराबर होगा किसके होगा, AF अपॉन FC के बराबर होगा, AF अपॉन FC। अब इसको समीकरण 2 दे दो और इसको दे दो समीकरण 1, ठीक। अब देखो इसकी समीकरण 1 और 2 में देखो, जो इसकी लेफ्ट वाली साइड है ये बराबर है, देखो ये लेफ्ट AD अपॉन BD और AD अपॉन DB यही लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है सर। तो इसकी लेफ्ट वाली साइड बराबर है तो राइट वाली साइड भी आपस में बराबर होगी, मतलब कि AE अपॉन EC AF अपॉन FC के बराबर होगा। यहाँ पर लिख दो समीकरण 1 एवं 2 से, AE अपॉन EC बराबर होगा AF अपॉन FC, ठीक है, ठीक है सर। अब सर यहाँ तक पहुँच गए हैं, इसके आगे कैसे बढ़े, इसके आगे तो समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसका तो इससे कोई लेना देना दिख नहीं रहा है ना। तो देखो इसका एक प्रोसेस है या फिर एक मेथड कह सकते हैं इसको, है ना। इसको इस फॉर्म में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों पक्षों में एक को प्लस करना पड़ेगा, मतलब कि एक को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और ये क्यों करना पड़ेगा, तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोनों पक्षों में, यदि जब आप आगे चल के हायर मैथ्स पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि जिस जिस तरीके से हम दोनों पक्षों से कॉमन ले लेते हैं, दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं, इसी तरीके से दोनों पक्षों में जोड़ भी देते हैं, ठीक है। यदि यहाँ पर मैं 5 लिख दूँ और यहाँ पर भी 5 लिख दूँ, ठीक है, इसी में यदि मैं दोनों पक्षों में 3 जोड़ दूँ, दोनों पक्षों में जोड़ दिया मैंने, तो कोई फर्क आ रहा है क्या, ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, 8 बराबर 8 हो गया, है ना। और यदि मैं, ठीक है समझ गए होंगे, अब इसके आगे क्या ही एग्जाम्पल देना है। इसी तरीके से ये है, ठीक है। अब मैं यहाँ दोनों पक्षों में एक को प्लस कर दूंगा, एक या फिर 1/1 भी बोल सकते हैं इसको। 1/1 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बटे वाली फॉर्म में दिया है तो बटे में लिखेंगे तो ज़्यादा हमको ईजी पड़ेगा। ये AE अपॉन EC प्लस 1/1 बराबर AF अपॉन FC प्लस 1/1 या फिर 1/1, कुछ भी बोल लो। अब इन दोनों का ले लो लघुत्तम, तो लघुत्तम आ जाएगा EC, ठीक है। जब लघुत्तम इन दोनों का गुणनफल आ जाए तो इसका इधर और इसका इधर कर देते हैं, ये हो जाएगा AE प्लस EC, ठीक है, बराबर इधर भी सेम हो जाएगा, ये आ जाएगा FC, इसका इधर AF प्लस FC, ठीक है सर। अब यहाँ डायग्राम में ध्यान से देखना, AE प्लस EC, AE प्लस EC, है ना, AE प्लस EC इन दोनों को जोड़ रहे हैं हम लोग, तो क्या हो रहा है यहाँ पर AE प्लस EC करते हैं तो AC आ जाएगा, ठीक है, AC बटा EC, है ना। इन दोनों को मतलब मैंने एक लाइन खींची AE और फिर यहाँ से EC खींच दी, तो यहाँ से ये क्या हो गया, AC आ गया टोटल, है ना, ठीक है, AC लिख दिया हमने। इसी प्रकार AF प्लस AC, तो ये A से लेकर F तक खींचा मैंने यहाँ पर लाइन, और फिर F से लेके C तक खींच दी, तो ये भी मिलाकर AC हो गया, तो ये भी AC के बटे में हो जाएगा FC, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, यहाँ AC से AC कट गया, तो इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा FC बराबर EC, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, FC बराबर EC, FC बराबर EC। अब यहाँ हमको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि यहाँ कुछ तो डिफरेंस है, कुछ तो डिफरेंस वहाँ पर आ रहा है। तो सर ये क्यों आ रहा है, और यदि आ रहा है तो ये दोनों आपस में बराबर कैसे हुए, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यहाँ से ये तो बढ़ रहा है ना, तो ये बराबर कैसे हुआ, तो ये बराबर कब हो सकता है, ठीक है, कब हो सकता है इसको सोचो। यहाँ ये देखो, ये इतना और ये इतना क्लियरली हमको दिख रहा है कि ज़्यादा है, तो इसकी एक ही कंडीशन हो सकती है, कब बराबर होगा, जब ये दोनों पॉइंट अलग अलग ना होकर एक ही पॉइंट हो, या तो ये E F पर हो या फिर ये F E पर हो, मतलब कि ये दोनों पॉइंट अलग नहीं है, ये पॉइंट एक ही है, ठीक है। तो यहां हम लिख देंगे यह तभी संभव है जब पॉइंट E और पॉइंट F एक ही पॉइंट हो, ठीक है। तो या तो तुम उसको F बोल लो या फिर E बोल लो, जो बोलना है वो बोल लो, लेकिन ये पॉइंट एक ही पॉइंट है, अलग अलग नहीं है, ठीक है।
तो जिस तरीके से हम स्टार्टिंग में हमने माना था, रचना से हमको क्या पता चला था, BC जो है DF के पैरेलल है या फिर समांतर है, क्योंकि BC जो है DF के समांतर है। अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो F है वही E है ना, जो F है वही E है, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसा, BC जो है DE के समांतर। F को E लिख दिया हमने क्योंकि F और E तो एक ही है ना। BC पैरेलल है DE के, DE पैरेलल है BC के, इधर उधर करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूव हो गया, E और F सेम है, गंगाधर ही शक्तिमान है, ठीक है। तो ऐसा बोलो या वैसा बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हमारा प्रमेय 6.2 भी सिद्ध हो गया है, ठीक है। तो ये प्रमेय 6.1 और 6.2, ये वाला प्रमेय थेल्स प्रमेय का विपरीत प्रमेय है, वो वाला थेल्स प्रमेय है। तो ये दोनों प्रमेय जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इन दोनों की अच्छे से प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।